नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम जीएस को डिस्कस करेंगे। ये रहेगा ल्यूसेंट जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आज की इस वीडियो का टारगेट है 600 लाइक का और 600 लाइक कंप्लीट हो जाए इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस्पात संयंत्र हैं भारत के जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें ट्रिक ये है कि तो आपको एक लाइन याद करनी है, बोझारू भिचरू दुपब राउज। आपको क्या रखना है, बोझारू भिचरू दुपब राउज। आप इसको एक लाइन में भी याद कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको श्लोक की तरह याद कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको याद करना है तो आपको बस 4 शब्द ही याद करने हैं। ये 4 शब्द याद करने पर आपको इससे बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हमने याद किया बोझारू, तो बोझारू से आपको क्या याद होता है, बोझारू से आपका आता है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है बोकारो इस्पात संयंत्र। और देखिए बो से आ गया बोकारो, झा से आ गया झारखंड और रूस से क्या आ गया, रूस से आ गया रूस। ठीक है, रूस के सहयोग से इसको बनाया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, कहीं पर आप इसका सोवियत संघ भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है 1991 से पहले का बना है और 1991 में हुआ था यूएसएसआर का विघटन। ठीक है, या सोवियत संघ कह लो, रूस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड में स्थित है बनाया गया था। ठीक है, दूसरा है भिचरू। भिचरू के भी से आपको याद रखना है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, और आपको 6 से याद रखना है छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दुपब। ठीक है, दूर से आपको याद रखना है दुर्गापुर, ये जो हमारा क्वेश्चन था अभी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? पौ से पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद देखिए बॉस क्या है, ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इसको बनाया गया था। या आप ब्रिटेन भी रख सकते हैं याद और ग्रेट ब्रिटेन भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो से आपको क्या रखना है दुर्गापुर, बॉस से आपको क्या रखना है पश्चिम बंगाल और बॉस से आपको रखना है ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है राउज। ठीक है, रॉ से क्या रख चुके आप? राउल केला। ठीक है, राउल नहीं होगा, यहाँ पर होगा राउर। ठीक है, राउर केला, राउर केला। और ओ से आपको रखना है ओडिशा में स्थित है और जॉ से याद रखना है जर्मनी की सहायता से उसको बनाया गया। ठीक है, तो देखिए आप ये चारों याद जाएंगे, ये कहाँ स्थित है, ठीक है, और किसकी सहायता से बनाया गया था। ये 4 ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 4 के 4 आपको याद कर लेने हैं और आपको इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए मैं आप इसको अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। आपको मैप की सहायता से हम बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारत का मैप है और यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें आपको बताऊं दक्षिणतम बिंदु हमने कहा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये ऊपर का जो पार्ट है ये है अंडमान और नीचे का पार्ट है निकोबार। ठीक है, और निकोबार में यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड कलर का जो है यहाँ पर स्थित है निकोबार द्वीप समूह में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर स्थित। ठीक है, ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर भारत का बात करें सबसे उत्तर का बिंदु तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या स्थित है? इंदिरा कॉल ये स्थित है। कहां पर स्थित है? तो पहले तो ये था जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर टिक करते होंगे अगर क्वेश्चन में आता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। एक तो बना दिया है जम्मू कश्मीर को, दूसरा बना दिया है लद्दाख को। ठीक है, तो अभी ये आता है लद्दाख में। ठीक है, ये जो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में आता है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है इंदिरा कॉल। ठीक है, आपको आप क्वेश्चन में आएगा तो आपको जो उत्तरी छोर का सबसे अंतिम बिंदु है तो वह इंदिरा कॉल जो कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख में। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है। अगर बात करें पूर्व की, देखिए पूर्व में देखिए सबसे जो अंतिम बिंदु है ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? वालांगू। ठीक है, वालांगू आपको याद रखना है और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और वहीं बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में देखिए ये है गुजरात में स्थित है। इसका नाम है सरकी। क्या नाम इसका? सरकी। ये जो है पश्चिमी छोर का सबसे अंतिम बिंदु है भारत का। ठीक है, ये पड़ता है गुजराती कच्छ एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो आपको चारों के चार बिंदु याद होने चाहिए। इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह है, इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में,
वालांगो अरुणाचल प्रदेश में और सर्किक जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर देखिए हम बात करते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भारत की, अगर हम ईस्ट से, ये ईस्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस है 2900, कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है भारत की यहाँ से यहाँ तक। पूछा जाता है ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है तो आपको 2933 आपको याद होगी। और अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ तक की, नॉर्थ से हम साउथ तक की बात करें तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसमें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो देखिए 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। ठीक है, लिटिल अंडमान यहाँ पर है, लिटिल अंडमान इसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चैनल बेसिकली होता है 10 डिग्री अक्षांश, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 डिग्री इसको अक्षांश भी आप कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग करता है इसको लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, या अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगर अक्षांश की बात करें तो ठीक है, हमने अभी बात की अक्षांश रेखा, तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा इक्वेटर से इसकी दूरी कितनी है आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसकी दूरी होती है 876 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटर से इंदिरा पॉइंट की डिस्टेंस। अब थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को जो बीचों बीच से काटती है, ये जो बीचों बीच से रेखा काट रही है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए इस भूमध्य रेखा से हम 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा। ठीक है, और एक कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से काटती है, और कितने राज्य काटती है भारत के, 8 राज्यों को ये कर्क रेखा काटती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो नीचे की रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा, ये भी जो है 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की ओर जाए भूमध्य रेखा से तो ये जो है मकर रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, और फ्रेंड्स 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, 21 जून को, इसलिए जो है उत्तरी गोलार्ध में ये जो है भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, 21 जून को। ये भी आपको याद रखना है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए होता है क्योंकि देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ठीक ऊपर होती है। और वही बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो ये होती है 111 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं ऐसे, ये टोटल 181 रेखाएं हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ये आपको इससे याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो है अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था लिखित संविधान, और ये जो है विश्व में लागू होने वाला सर्वप्रथम लिखित संविधान था। ठीक है, भारत में कब हुआ था, देखिए भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में क्या होता है कि ब्रिटेन ही दिया रहता है, तो ब्रिटेन देखिए आपको याद रखना है ब्रिटेन, और साथ ही आपको इजराइल और न्यूजीलैंड भी याद कर लेना है। ठीक है, इनका जो है लिखित संविधान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, देखिए आपके यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो देखिए ये है अमेरिका का मैप। ठीक है, और अमेरिका कब आजाद हुआ था, ये पूछा जाता है कि अमेरिका कब आजाद हुआ था, या अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो देखिए 4 जुलाई 1776 को हुआ था अमेरिका आजाद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था, ये भी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहा था कभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉलोनीज, कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पर था, ये जो थी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, 13 यहाँ पर कॉलोनियां थी, 13 यहाँ पर कॉलोनियां थी ब्रिटिशर्स की, तो ये गुलाम था पूरा एरिया।
अंग्रेज युग, ठीक है। और अमेरिका के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक फेमस प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं, अब्राहम लिंकन, ठीक है। 1860 में अब्राहम लिंकन बने थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। 1863 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था अमेरिका में। दास प्रथा का अंत किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। कब किया था? 1863 में। और अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका में होता गृह युद्ध, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन के टाइम पे ही हुआ था गृह युद्ध, ठीक है। गृह युद्ध क्या था? जो ये नॉर्थ के स्टेट है और जो साउथ के स्टेट है इनके बीच हुआ था गृह युद्ध, ठीक है। और अमेरिका देखिए कितने स्टेट है टोटल? अमेरिका में टोटल है 50 स्टेट। कितने स्टेट है? 50 स्टेट। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट है अभी जो है अमेरिका के, ठीक है। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? जैसे भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट, तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, ठीक है। क्या है इसका नाम? कांग्रेस। और अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं। पहला नाम है इसका, पहले का नाम है सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और सीनेट को कहा जाता है अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। मैंने आपको बताया लिखित संविधान किसने लागू किया था सबसे पहले? अमेरिका ने। और भारत ने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1976, ठीक है। 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया, और ये था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। और भारत की जो प्रस्तावना है इसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 जो है शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, समाजवादी। और दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या था? तीसरा था अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें क्या होता? मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? मैंने आपको बताया है पहले, 51 क में, ठीक है। 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद कर लेंगे। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। अगर इसके कारणों की बात करें तो पहला तो था इसका रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट इसका पहला कारण था। दूसरा कारण था इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा कारण था इसका खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो इन सभी कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, असहयोग मतलब सहयोग न करना, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? जो विदेशी वस्तु है उनका जो है बहिष्कार किया गया था, ठीक है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार इसमें किया गया था, ठीक है। और दूसरा क्या किया था? जो सरकारी उपाधियां हैं इनका भी बहिष्कार किया गया था। सरकारी उपाधियां जैसे इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन ये कब तक चला था? ये चला था 11 फरवरी 1922 तक, ठीक है। देखिए 1922 में ही 4 फरवरी 1922 में एक घटना होती है जिसका नाम है चोरी चोरा कांड के नाम से जिसको जाना जाता है। वो कहां पर होती है? देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में एक स्थान है चोरी चोरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्थानीय लोगों ने क्या कर दिया था, एक पुलिस स्टेशन पर जो है आग लगा दी थी, ठीक है। इसमें जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग की डेट याद रखनी है। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था और 11 फरवरी 1922 को उसको समाप्त कर दिया गया। और चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीता, ठीक है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया था डेनियल मेदवेदेव को, ठीक है। डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने 2021 में टेनिस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जो ये नोवाक जोकोविक है इन्होंने 2020 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ठीक है। 2020 में भी इन्होंने जीता,
ठीक है, इसका खिताब 2021 में भी इन्होंने जीता, आसानी रहेगी याद करने में। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये है पूछा जाता है, ये है सर्बिया के, ठीक है, सर्बिया के ये प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। और अगर ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2021 महिला एकल आप पूछ लिया जाए तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने, ठीक है, नाओमी ओसाका ने जीता था महिला ओपन, ठीक है, किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने। ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये है जापान की, ठीक है, जापान के प्लेयर हैं और इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2021 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद कर लेने हैं। अब थोड़ा हम टेनिस ओपन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये इमेज आप देखिए, साल में 4 मेन ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस ओपन होते हैं साल में 4। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन, ठीक है। जो फरवरी में होता है स्टार्टिंग में उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको इस बार किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने, ठीक है। और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। कैसे कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, ठीक है। तीसरा इसके बाद होता है जो कि सितंबर के महीने में होता है विंबलडन ओपन, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, ठीक है, ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। इसके बाद होता है यूएस ओपन, ये खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। अगर आपको इसकी सीरीज याद करनी है कि पहले कौन आता है, आपको ये याद रखना है AFW, आप इसको अफू भी कह सकते हैं और इसको आप ऐसे ही याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो AFW ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इस प्रकार से खेला जाता है, ठीक है। और अभी तो ये बाकी ग्रैंड स्लैम तो हुए नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है, इसके मैंने आपको विनर का नाम बता दिया है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। देखिए एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, किसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, एडम स्मिथ को। और कब लिखी थी, 1776 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसी को ही जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका उद्गम स्रोत भी इसको माना जाता है। देखिए 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पहली तो होती है पूंजीवादी, ठीक है, दूसरी होती है समाजवादी, ठीक है, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित मतलब इन दोनों का मिश्रण होता है जिसमें, ठीक है। पूंजीवादी किसकी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था कौन सी है, पूंजीवादी है। और भारत की कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन से, एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखी थी, 1776 में। और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी है जो लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो लिखी है चाणक्य ने, लेकिन जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये भी जो है उड़ीसा में स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क, सिमलीपाल, ठीक है, ये जो है कहां स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को भी मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। उड़ीसा की जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, वो है गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। सीएम की बात करो, सीएम कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक क्या है, सीएम है उड़ीसा के। उड़ीसा की राजधानी क्या है, अगर राजधानी की बात करें तो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और अभी मैंने पहले आपको बताया था राउल केला, क्या है, राउल केला जो इस्पात संयंत्र है, इस्पात कारखाना है, वो कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है, उड़ीसा में। और किसकी सहायता से बनाया गया था, जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया था, ये मैंने आपको भी पहले बताया है। और उड़ीसा में एक लेक है, फेमस लेक चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, फेमस डांस है, वो है ओडिसी। ओडिसी ये कहाँ का डांस है, उड़ीसा का, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और उड़ीसा में एक फेमस डैम भी है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध कहां स्थित है, हीराकुंड बांध, ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां स्थित है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां स्थित है, उड़ीसा में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना होती है। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। सीएम कौन है, नवीन पटनायक। राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, उड़ीसा में।
चिल्का लेक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा का डांस फॉर्म क्या है? ओडिसी। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन क्या था, इसको जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि आपको जान लेनी है। 1919 में आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कब आता है? 1919, 1919 में। और इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था। ठीक है, 10 साल बाद इसका गठन किया जाना था, लेकिन 10 साल बाद ना होकर इसका गठन हो जाता है 8 साल पहले, यानी कि 1927 में। ठीक है, इसका गठन कब होना था समीक्षा के लिए? 1929 में। आयोग का गठन कब हो जाता है? 1927 में। 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन होता है, कहां होता है? लंदन में। लंदन में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचता है या बंबई पहुंचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब होता है, ठीक है, या साइमन कमीशन कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 1927 को। कहां पर? लंदन में। ठीक है, और ये भारत कब पहुंचता है? 1928 में। और ये कमीशन किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कमीशन बनता है इसमें टोटल होते हैं 7 सदस्य। कितने होते हैं? 7 सदस्य। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, अब ये जो 7 सदस्य होते हैं ये सभी के सब होते हैं अंग्रेज, सारे के सारे अंग्रेज सदस्य होते हैं। इसीलिए जब ये भारत आता है तो इसका किया जाता है विरोध यहाँ पर। ठीक है, मास स्केल पे प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, विरोध किया जाता है, जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, सभी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सारे सदस्य थे वो थे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। ठीक है, जो 1900 का अधिनियम था इसमें कहा भी गया था कि पॉलिसी मेकिंग में भारत के प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें जो संख्या होती है, इसमें जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। और इसके बाद देखिए 1928 में ही लाहौर में मास स्केल में प्रोटेस्ट होते हैं और इसके बहिष्कार के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, कौन से नारे लगाए जाते हैं? साइमन गो बैक के नारे। और इसी के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी थे जेम्स स्कॉट, जिसने जो है लाठी चार्ज के आदेश दे दिए। इसी में जो है लाला लाजपत राय जो है घायल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट आपको याद कर लेने। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु जो था पल्लव वंश का संस्थापक था। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। किसका था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और विजयालय जो था ये था चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश। तो ये सारे वंश आपको रखने हैं, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का, गोपाल पाल वंश का, और सिंह विष्णु पल्लव वंश का, और विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रकूट वंश है इससे संबंधित है महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? एलोरा और दूसरा है अजंता। ये जो 2 गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने। तो ये थे ल्यूसेंट जीके टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।